Hello students, in my last lecture I told you about some human diseases like pneumonia, malaria, typhoid. In today's lecture I will tell you about some other diseases. तो फर्स्ट जो डिजीज़ हम करेंगे दैट इज़ एस्केरियासिस. एज द नेम सजेस्ट, एस्केरियासिस जो डिजीज़ है वो एस्केरिस की वजह से होती है. एस्केरिस जो है एक इंटेस्टिनल पैरासाइट है और जिसको हम राउंड वॉर्म भी बोल देते हैं. और इसी तरह से एक डिजीज़ है जिसको हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस, दैट इज़ कॉज्ड बाय वुचेरिया बैंक्रोफ्टाई एंड वुचेरिया मेलियर. ये दोनों फाइलेरियल वॉर्म्स हैं. तो पहले मैं एस्केरियासिस के बारे में पढ़ेंगे. एस्केरियासिस डिजीज़ जो है जब ये किसी पर्सन को होती है तो उसकी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, मस्कुलर पेन हो सकती है, फीवर, अनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज हो सकता है. और जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो उसकी जो फीसिस होंगी मीन्स उसकी जो स्टूल होगी उसके साथ इस पैरासाइट के एग्स उन सारी जगह पे जाएंगे जहाँ जहाँ उसकी फीसिस कॉन्टैक्ट में आती हैं, चाहे वो सॉइल है, वाटर है, प्लांट है. और अगर इन्हीं से रिलेटेड किसी भी चीज़ को कोई हेल्दी पर्सन कंज्यूम करेगा तो ये इन्फेक्शन उसके अंदर भी ट्रांसमिट हो सकता है. इसी तरह से जो वुचेरिया है, जो फाइलेरियल वॉर्म है, उसकी वजह से जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाती है. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन? इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन, और क्रॉनिक मतलब कि ये इतनी जल्दी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है. इसे लगभग महीने या सालों भी लग जाते हैं. बहुत साल तक हो सकता है जो पर्सन है वो उससे अफेक्टेड रहे. और यूजुअली जो हमारे लोअर लिम्स हैं, मतलब जो हमारे हाथ पांव हैं, ये उसके लिम्फेटिक वेसल्स को अफेक्ट करता है. और इस डिसीज़ को एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस भी बोलते हैं. एलिफेंटियासिस इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे एलिफेंट है वो काफ़ी बड़े साइज़ का होता है, तो ऐसे ही इस डिजीज़ में भी जिस पर्टिकुलर एरिया में ये इन्फेक्शन होगा वो एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है सूजकर, इसलिए इसको नाम दिया एलिफेंटियासिस. और मेनली जो उसके जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो भी अफेक्ट होते हैं. उनमें कुछ डिफॉर्मिटी यानी कि उनकी शेप चेंज हो सकती है. और अगर फीमेल मॉस्किटो वेक्टर बाइट करे तो हेल्दी पर्सन को भी ये बीमारी हो सकती है. इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कुछ फंगल इन्फेक्शंस. बहुत सारी फंजाई हैं जैसे कि माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन, जिनकी वजह से ह्यूमंस में एक डिजीज़ देखी जाती है दैट इज़ रिंगवॉर्म. रिंगवॉर्म में क्या होता है, बॉडी के किसी भी पार्ट पे जैसे कि स्किन, नेल्स या स्कैल्प, मतलब जो हमारे बालों के नीचे वाली स्किन है, वहाँ पर ड्राई स्केली लीजन्स मीन्स इस तरह से निशान बन जाएंगे जहाँ पर ड्राइनेस होगी, फटी फटी सी स्किन हो जाती है. और कई बार इन लीजन्स में मतलब इन जगह पर बहुत ज़्यादा इचिंग, खुजली भी होती है. और ये इन्फेक्शन इस वजह से होते हैं जो जगह हमारी हीट और मॉइस्चर, मतलब जहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है और जहाँ पे थोड़ी बहुत नमी रहती है, वहाँ पर फंजाई की ग्रोथ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये बीमारी ज़्यादा देखी जाती है. और मेनली ये डिजीज़ वहाँ होगी जहाँ पे स्किन फोल्ड्स, यानी कि जहाँ पर हवा नहीं लगती, जो हमारी स्किन है वो फोल्डेड रहती है, जैसे ग्रोइन, जो जांग वाला एरिया होता है, या टोज यानी कि जो हमारे पैरों की उंगलियों के बीच की जगह है. यहाँ पर जनरली क्या होता है, हम शूज़ वगैरह पहन के रखते हैं या अंडर गारमेंट्स पहन के रखते हैं, तो प्रॉपरली हवा नहीं लग पाती. तो ऐसे एरियाज़ में इस तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है और कोई नॉर्मल है, तो नॉर्मल इंडिविजुअल अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के यूज़ किए हुए टॉवल्स, क्लोथ्स या कंघी भी यूज़ कर लें तो भी ये बीमारी उसको हो सकती है. अब कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो रही है, अगर हमें उसे रोकना है या कंट्रोल करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है दैट इज़ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन. कि एक तो हमें अपने शरीर की साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, इसके अलावा हमें अपने आसपास जो पब्लिक चीज़ें हैं उनकी भी साफ़ सफाई का ध्यान रखना है. हमें अपनी बॉडी को क्लीन करना चाहिए, रेगुलरली बाथ करना चाहिए. हमें जो ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कंज्यूम करने हैं दैट शुड बी क्लीन. इसके अलावा पब्लिक हाइजीन में जो हमारी पूरी सोसाइटी है, जो उनका वेस्ट और एक्सक्रीटर जाता है, उसके लिए प्रॉपर सीवेज सिस्टम होना चाहिए. ये ना हो कि लोग खुले में टॉयलेट कर रहे हैं, मीन्स वो सारी चीज़ें जो है प्रॉपरली होनी चाहिए. इसके अलावा कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना हो, और अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसकी भी टाइम टू टाइम सफाई होनी चाहिए, डिसइंफेक्शन होना चाहिए. जो पूल्स हैं जैसे स्विमिंग पूल्स हैं, सेस पूल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, टैंक्स हैं, उन सब की भी रेगुलरली सफाई होनी चाहिए. इसके अलावा जितनी भी पब्लिक कैटरिंग, मतलब कोई भी ऐसा प्रोग्राम है जैसे मैरिजेज़ हैं, बर्थडे पार्टी हैं, जहाँ पे लार्ज अमाउंट में लोगों का खाना बनता है, वहाँ भी साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए.
बिकॉज जनरली देखा जाता है कि ये जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं ये फूड और वाटर के थ्रू ही कंज्यूम होती हैं। मीन्स टाइफाइड, अमीबियासिस, एस्केरिसिस, इस तरह की जितनी भी डिजीज़ हैं ये जनरली इन्फेक्टेड फूड और वाटर से ही ट्रांसमिट होती हैं। इसके अलावा अगर कोई डिजीज़ ऐसी है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक कर रही है, जैसे न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, या जैसे आजकल आपको पता है कोरोना वायरस हो रहा है, तो ये वाली जो डिजीज़ हैं ये तब आती है जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन या उसकी बिलोंगिंग्स मतलब उसके सामान के कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो इन चीज़ों को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा मलेरिया और फाइलेरियसिस जैसी जो डिजीज़ है जो किसी इंसेक्ट के काटने से फैल रही हैं, उनको रोकने के लिए सबसे बेस्ट मेथड ये है कि जहाँ पर वो इंसेक्ट ब्रीड कर रहा है, जैसे आपको पता है मच्छर जो है वो रुके हुए पानी में ब्रीड करता है, तो हमें ऐसी जगह पे पानी छोड़ना ही नहीं चाहिए। मतलब हमें उनके पैदा होने के लिए कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रखनी चाहिए। कहीं पर भी हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वाटर स्टैग्नेंट और रुका हुआ हो। इसके अलावा जितने भी हमारे रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ पे साफ़ सफाई होनी चाहिए। जो हमारे घर में कूलर है, क्योंकि कूलर में जनरली क्या होता है पानी जमा रहता है, उसको भी हमें टाइम टू टाइम साफ़ करना चाहिए। सोते टाइम हमें मॉस्किटो नेट्स को यूज़ करना चाहिए ताकि वो हमें बाइट ना कर सकें। इसके अलावा जो तालाब हैं, पोन्ड्स हैं, उनमें गम्बूसिया फ़िश लेके आनी चाहिए। गम्बूसिया फ़िश एक ऐसी फ़िश है जिसका मेनली जो भोजन है वो मॉस्किटो के लार्वे हैं। तो अगर ये फिशेज़ होंगी तो काफ़ी हद तक ये रुके हुए पानी पे जो मच्छर या उनके लार्वे हैं उनको ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा जितने भी पाइप्स हैं या नालियाँ हैं या जहाँ भी रुका हुआ पानी रहता है वहाँ पे हमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। जो हमारे घरों के दरवाजे खिड़कियाँ उन पर वायर मैश यानी कि जाली होनी चाहिए ताकि मॉस्किटोज़ ना आए। तो अगर इस तरह की प्रिकॉशंस हम लेते हैं तो उसकी वजह से हम उन सारी डिजीज़ को रोक सकते हैं जो जनरली किसी इंसेक्ट से होती हैं, जैसे कि डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है। अब क्या हुआ है, अब हमारी जो बायोलॉजिकल साइंस है उसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और अब और भी बहुत सारे मेथड्स आ गए हैं जिनसे कि हम बीमारियों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, वैक्सीन्स को यूज़ किया जा रहा है और इसके अलावा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं। जैसे आप बच्चों को पता होगा कि जब कोई बेबी पैदा होता है तभी से उसको इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं ताकि वो पहले ही उस डिजीज़ से अपने आप को बचा सके। तो इस तरह के जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स शुरू किए जाते हैं उनकी वजह से कोई बीमारी ऐसी भी हो सकती है जो जड़ से ही ख़त्म हो जाए। जैसे स्मॉल पॉक्स, जिसको छोटी माता बोला जाता था, पहले ये बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक मानी जाती थी, लेकिन जब से इसके वैक्सीन क्रिएट हो गया उसके बाद से ये बीमारी बिल्कुल आप कह सकते हो ख़त्म सी हो गई है। इसके अलावा पोलियो है, डिफ्थीरिया, न्यूमोनिया, टेटनस, इन सब की भी टीके जो है बच्चों को दिए जाते हैं। जैसे अगर आपने सुना हो तो छोटे बच्चे को एक टीका लगता है, दैट इज़ DPT। तो D स्टैंड्स फॉर डिफ्थीरिया, P स्टैंड्स फॉर परटूसिस एंड T स्टैंड्स फॉर टेटनस। तो ये एक इंजेक्शन है जो उसको 3 तरह की बीमारियों से प्रोटेक्ट करे। तो इस तरह के बहुत सारे वैक्सीन बनाए गए हैं और भी कई सारी एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स वगैरह बनाए गए हैं जो डिजीज़ से हमें बचा सकते हैं। उनके बारे में हमारी जो 4th यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी, उसके बारे में हम डिटेल में करेंगे। इसके बाद बच्चों जो एक और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है, दैट इज़ इम्यूनिटी। अगर मैं आपसे एक नॉर्मल भाषा में पूछूँ दैट व्हाट इज़ इम्यूनिटी, तो आप मुझे सिंपल सी बताओगे प्रतिरक्षा तंत्र जो हमें बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है, क्योंकि हम यही पढ़ते आ रहे हैं। तो यस, योर डेफिनेशन इज़ करेक्ट कि अगर हमारी, अब ऐसा तो है नहीं कि आपके आसपास कहीं पे कूड़े का ढेर है और आप वहाँ से क्रॉस करोगे और क्रॉस करते ही आपको बीमारी हो जाएगी, नहीं। हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो कई बार खतरनाक से खतरनाक एरिया में या सिचुएशन में भी हमें बीमारी होने से बचा लेता है। इट मीन्स कि हमारी बॉडी के पास एक पावर है कि वो अपने आप को किसी भी तरह के फॉरेन एजेंट से प्रोटेक्ट कर सकती है। तो ये जो हमारी ओवरऑल एबिलिटी है जिससे कि हम डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से अपने आप को बचा सकते हैं, इसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम हेल्प करता है और इस एबिलिटी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। मीन्स इनबिल्ट एबिलिटी ऑफ ए पर्सन ड्यू टू विच ही कैन डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो इम्यूनिटी है इट इज़ अगेन ऑफ 2 टाइप्स। एक होती है इनेट इम्यूनिटी एंड अनदर वन इज एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी को आप इनबोर्न इम्यूनिटी भी कह सकते हो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनेट इम्यूनिटी? इनेट इम्यूनिटी एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है। मीन्स जब हमारा जन्म होता है उसी टाइम से ये इम्यूनिटी हमारे अंदर मौजूद होती है।
मीन्स जब हम अपनी मदर के वॉर्म में होते हैं, उससे हम बाहर आते हैं, तो तब से हमारे अंदर ये इम्यूनिटी होती है। तो इस वजह से ये नॉन स्पेसिफिक है। यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि ये इम्यूनिटी का ऐसे नहीं है कि ये हमें किसी एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करती है। ये हमें हर तरह से, मतलब नॉन स्पेसिफिक मतलब कि इसका कोई एक पर्टिकुलर टारगेट नहीं है, ये हमें बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सकती है। और इस इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे बैरियर्स हैं। मीन्स ये इम्यूनिटी हमारे अंदर बहुत सारे बैरियर्स बना देती है, रुकावटें बना देती हैं, जिनकी वजह से जो फॉरेन एजेंट्स है वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाते। अब ये जो बैरियर्स हैं दे आर अगेन ऑफ 4 टाइप्स, और इनको आप ऐसे याद रख सकते हो PPCC। तो सबसे पहला जो बैरियर यहाँ पे आता है, द फर्स्ट बैरियर इज द फिजिकल बैरियर। फिजिकल वर्ड हम बेसिकली किसके लिए यूज़ करते हैं? अपनी बॉडी के लिए, मतलब जो चीज़ आपको दिख रही है। तो जो चीज़ हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा दिखती है दैट इज़ आवर स्किन। तो स्किन हमारा एक ऐसा बैरियर है जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है। आपने देखा होगा कि जो हमारी नोज़ है, नोज़ के अंदर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उस पर छोटे छोटे उस पर मतलब पतली सी एक लेयर होती है स्किन की, जिसको हम एपिथेलियम बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, मतलब जो हमारे पेट और इंटेस्टाइन को जोड़ता है उसमें, और इसके अलावा जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है जहाँ से यूरिन पास होता है, ये जितने भी हमारे ट्रैक्ट्स हैं इन सब के अंदर म्यूकस की कोटिंग होती है। जैसे नोज़ में भी आपने देखा होगा एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, तो ये होता है म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है? हमारी बॉडी में माइक्रोब्स को जाने नहीं देता। ये म्यूकस क्योंकि स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, तो ये वहीं पे माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेता है, जकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो माइक्रोब्स हमारे शरीर में एंटर नहीं कर पाते। देन सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो स्टमक है, हमारी स्टमक में एसिड बनता है HCl, जिसकी वजह से हमारी स्टमक की जो pH है वो लगभग 1-2 के आसपास रहती है। तो इतनी ज़्यादा लो pH, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण, या हमारे माउथ में जो सलाइवा बनता है, या हमारी आइज से जो टीयर्स निकलते हैं, ये सब चीज़ें भी माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकती हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं सेल्यूलर बैरियर्स। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं, हमारी ब्लड के अंदर 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो इसमें से बच्चों अगर आपको ध्यान हो तो जो WBC है, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, दीज आर नोन एज द सोल्जर्स। हम इनको सोल्जर्स बोलते हैं कि जिस तरह से एक सिपाही हमारे देश की रक्षा करता है, ऐसी ये WBC भी हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये WBC अगेन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। इसमें बेसिकली 5 टाइप्स आती हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। तो इसमें जो न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स की एक अलग से कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं PMNL, यानी कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। और इसके अलावा एक होते हैं मोनोसाइट्स और एक होते हैं NK सेल्स, जिन्हें हम नेचुरल किलर सेल्स भी बोलते हैं। तो ये जितने भी हमारे WBC के सेल्स हैं और इसके अलावा जो मैक्रोफेजेस हैं, ये हमारी बॉडी को कैसे बचाते हैं कि अगर कोई माइक्रोब हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है तो ये उसे फैगोसाइटोज कर लेते हैं। फैगोसाइटोज मतलब जैसे अमीबा में होता है कि वो अपने स्यूडोपोडिया की हेल्प से किसी भी चीज़ को जकड़ लेता है, ऐसे ये भी किसी भी माइक्रोब को जकड़ के उसको अपने एंजाइम्स की हेल्प से ख़त्म कर देते हैं, ताकि वो हमारी बॉडी में फर्दर इन्फेक्शन ना कर पाए। और लास्ट आते हैं इसमें साइटोकाइन बैरियर्स। जब हमारी बॉडी में वायरस घुस जाता है तो वो वायरस जिन जिन सेल्स पे इन्फेक्शन करेगा, उन सेल्स के द्वारा एक प्रोटीन बनता है जिसे हम बोलते हैं इंटरफिरोन। शॉर्ट में हम उसको IFN भी बोल सकते हैं। और ये इंटरफिरोन क्या करेगा, जो सेल्स इन्फेक्ट हो गए हैं उनको तो ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो सेल्स अभी भी इन्फेक्टेड नहीं हुए, ये उनको वायरस के इन्फेक्शन से बचा लेता है। तो ये क्या हुआ, साइटोकाइन बैरियर। तो ये 4 तरह के बैरियर हैं जो हमें इनेट इम्यूनिटी, मतलब जन्म से इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब जैसे इनेट इम्यूनिटी में मैंने आपको बताया कि वो इम्यूनिटी जन्म से प्रेजेंट है, ऐसी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो हमारे पास जन्म से नहीं है, उसे हमें धीरे धीरे एक्वायर मतलब बनाना पड़ता है, पैदा करना पड़ता है। तो इस इम्यूनिटी के बारे में हम अगले लेक्चर में ध्यान से पढ़ेंगे।